discussing about the fertilizer, है ना? And we have started the fertilizer, urea fertilizer. कुछ याद है कि क्या पढ़ा था फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों ने? मैम पीएसके के बारे में पढ़ा था, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर और मैम करती हूँ। फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशंस ब्रीफ किया था हम लोगों ने। हम लोगों ने फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, कि स्ट्रेट। अभी बच्चा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। ओके, तो ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स फर्टिलाइजर, ये पढ़ लिया था। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है कि सिर्फ वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है ना। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में क्या होता है कि इन विच 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, और ये जो 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं ये दे आर इन फॉर्म ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रोफॉस्फेट है ना। जबकि स्ट्रेट फर्टिलाइजर आपका यूरिया है, अमोनिया है। मिक्स फर्टिलाइजर में आप मैकेनिकली या मैनुअली आप मिक्स कर रहे हो आप 2 और 3 प्राइमरी फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर रहे हो, उसको बोलते हैं लोग मिक्स फर्टिलाइजर। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, है ना। उसमें वो पाउडर्ड फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, फ्रिल्स के फॉर्म में। फ्रिल्स मैंने बताया था। फ्रिल्स का मतलब क्या होता था बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिल्स? फ्रिल्स क्या बताया था? यूरिया फ्रिल्स, यहाँ पे बनाओ ना पिक्चर, यूरिया फ्रिल्स। फ्रिल का मतलब क्या था? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो क्या बताया था? फ्रिल्स का मतलब क्या होता है? पाउडर समझते हैं, क्रिस्टल समझते हैं। फ्रिल्स का मतलब क्या था? मैम कंप्रेस्ड फॉर्म में छोटे छोटे दाने जो कि मेल्ट हो जाए वाटर में, तो वो तो डिसॉल्व हो ब्रैकेट्स जाए। होते हैं बेटा, तो ब्रैकेट्स होते हैं जब आप कंप्रेस कर देते हो तो। फ्रिल्स का मतलब क्या बताया था मैंने? इससे क्या बताया था कि आपके जो सॉलिड ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं ना, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, पैलेट्स और सॉलिड ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। और ये कब बनते हैं? जब लिक्विड फर्टिलाइजर्स की कंजीलिंग करते हैं। कंजीलिंग का मतलब मैंने बताया था कि जब लिक्विड फॉर्म को हम फ्रीज करते हैं तो बोलते हैं कंजीलिंग। तो ऐसा करने से लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसको बोल रहे हैं हम लोग फ्रिल्स के फॉर्म में, है ना। फिर यहाँ पे बाकी है ग्रान्यूल्स के फॉर्म में, सुपर ग्रान्यूल्स के फॉर्म में, या ब्रिकेट्स के फॉर्म में। ब्रिकेट्स का जो बता दें कि वो बहुत आप ब्लॉक बना देते हैं, हाई प्रेशर डालने से ब्लॉक बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिकेट। फिर आपने देखा था कि फर्टिलाइजर्स को हम क्लासिफाई करते हैं एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजनस और फॉस्फोरस कंटेनिंग एंड पोटाशियम कंटेनिंग, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। फिर हम लोगों ने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और उसमें हम लोगों ने अमोनिकल हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, अमोनिकल एंड नाइट्रेट एंड अमाइड फर्टिलाइजर, एंड यूरिया कम्स अंडर द अमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है। और ये पढ़ा था कि मोर देन 80% ऑफ द फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन दिस कंट्री आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पर्टिकुलरली यूरिया। यूरिया बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडिया में। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये यूरिया के बारे में। यूरिया पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें कितना नाइट्रोजन होता है बच्चों यूरिया में? 45%।
45-46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर, और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। बाकी सब में थोड़ा बहुत कम होता है, जैसे अगर हम कैल्शियम साइनामाइड की बात करें तो 20.6% नाइट्रोजन होता है ना। सुपर फॉस्फेट की बात करें तो सुपर फॉस्फेट में 16% नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूरिया। यूरिया इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आती है यूरिया की? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत इजीली क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है, इस वजह से इसका बहुत यूज है ना। बहुत अच्छे से हम स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें अपने प्लांट्स में क्रॉप्स में डालना है वहाँ पर हम स्प्रिंकल भी कर देते हैं। और जिससे आपका सॉइल है उसमें भी डाल दिया तो इजीली वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम करता है, रोल प्ले करता है। फिर आते हैं हम लोग की इम्पोर्टेंट क्या आता है यूरिया में कि it absorbs moisture from the atmosphere and has to be kept in moisture-proof container. It is readily converted to ammonia and nitrate forms in the soil. एक तो ये बात आती है कि इसको जब हम रखते हैं ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है तो इसको हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों ना, यूरिया केस में बहुत जल्दी हाइड्रोलिसिस इसकी हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो इसकी तुरंत हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये सब बातें इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमें हमारे जो क्रॉप्स में यूरिया की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। हाई टेम्परेचर एग्रीवेट्स हाइड्रोलिसिस। अब फिर आता है द नाइट्रोजन इन यूरिया इज readily mixed in the soil in an ammonical form and is not lost in drainage. यूरिया स्पेस आर रेडिली एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, ये सब आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, है ना। और जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम सीड्स लगा रहे होते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं या टॉप ड्रेसिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और इट इज सूटेबल फॉर मोस्ट क्रॉप्स एंड कैन बी अप्लाई टू ऑल सॉइल्स। ये हम लोगों ने यूरिया के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरी स्लाइड में भी दिखाती हूँ। ये भी दिख रहा है ना, ये देखिए फ्रिल्स फॉर्म में है, ग्रानुलर फॉर्म में। अब मेन बात आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग बात कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा था कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके ये बनाते हैं। क्या रिएक्शन होती है कि एक ही स्टेप में बन जाता है? मैम अमोनियम कार्बोनेट बनता है। हाँ, पहले क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है ना। NH3 plus CO2 will give you NH2 COO NH4 अमोनिया कार्बोनेट देता है। फिर ये अमोनियम कार्बोनेट का क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2 यहाँ से रिलीज हो जाता है ना। तो हमें क्या बन जाएगा? NH2 CO NH2। कहाँ से H2 निकल के? यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया और सीधे सीधे यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। डिहाइड्रेशन ऑफ द कार्बोनेट टू फॉर्म अ मेल्ट ऑफ यूरिया। यहाँ पर यूरिया जो बनता है वो मेल्ट फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है यहाँ पर। और इसके लिए हमें जो टेम्परेचर रखना पड़ता है वो 130 to 135 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब हम रखते हैं तो हमको अराउंड 40% यूरिया यहाँ पर सप्लाई हो जाती है। और अमोनिया और CO2 का रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है। ये हमें इसकी रिएक्शन से पता चल रहा था ना, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे थे यूरिया सिंथेसिस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछते हैं इस तरीके से ना, प्रोसेस पूछते हैं। तो देखिए क्या क्या इसमें पार्ट्स आते हैं। अमोनिया पंपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन,
यूरिया सिंथेसिस चार्ज, डिस्टिलेशन चार्ज एंड फ्लैश ड्रम, वैक्यूम इवेपोरेटर एंड फिलिंग चार्ज। सबसे बड़ी बात होती है कि यूरिया का जो स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोसेस है ना बनने का, वो काफी लो कॉस्ट का होता है, इसलिए हर आपको फार्मर्स जो है आपको यूरिया यूज करते दिखाई देते हैं। लो कॉस्ट का इसलिए होता है, मतलब इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि इसमें जो यूज हो रहा है क्या, किससे बन रहा है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बन रहा है, ठीक है। और जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। तो एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो इसको ही हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। तो हमारा कोई और अलग से क्या होता है, अलग से हमारे जो खर्चा होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि क्या करा हम लोगों ने, जब अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसको ही हमने यहाँ पर यूज कर दिया। इसलिए इससे जो आपका कॉस्ट आती है वो काफी कम आती है, इससे काफी चीप है। और आपसे इससे इंडिया में हर जगह जितने भी फार्मर्स आपको यूरिया यूज करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप अब देखिए कि कैसे हो रहा है कि हमें यहाँ पर लिक्विड अमोनिया हमें मिला है, और ये CO2 मिला। CO2 कहाँ से मिला है, ये अमोनिया के जहाँ बन रहा था एज अ बाय प्रोडक्ट, इन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया। और यहाँ पर देखिए यूरिया सिंथेसिस चार्ज विजिबल है बच्चों, यूरिया सिंथेसिस चार्ज। यस मैम। ना यहाँ पर इसकी सिंथेसिस होगी, और यहाँ पर जब सिंथेसिस होगी यूरिया और उसकी यूरिया की सिंथेसिस होगी अमोनिया प्लस CO2 से, यहाँ ऊपर से इसके हम लोग जो टॉप पार्ट है ना, यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं। जो हमारा यूरिया का फॉर्मेशन हुआ इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो हमें यूरिया मिलेगी वो किस स्टेट में मिलेगी, मॉल्टन स्टेट में मिलेगी। यहाँ निकलने के बाद फिर देखो यहाँ है डिस्टिलेशन टार। डिस्टिलेशन टार में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जितने भी हमारे ऐसे जो चीजें थी जो हमें नहीं काम की थी, जैसे H2 है, CO2 है, एक्सेस ऑफ अमोनिया है, अमोनियम कार्बामाइड है, ये अगर यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर है, या ये लेफ्ट रिमेनिंग क्वांटिटीज में यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए क्या हो रहा है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसके हम क्या कर रहे हैं, स्टीम जनरेट यहाँ पर हो रही है। और ये जितना यहाँ से जितना भी हमारा यूरिया था यहाँ से हमने यहाँ पे इसको ऐसे करके स्प्रिंकल किया, गिराया, और जितना भी ये जितनी चीजें थी अनवांटेड चीजें जो हमें नहीं चाहिए थी, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, अभी यूरिया ही बचा। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन चार्ज। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको रिमूव कर देते, इनको हमें नहीं चाहिए। फिर ये देखिए ये कहाँ, ये डिस्टिलेशन चार्ज से यूरिया होता हुआ ये कहाँ पर आ जाता है, ये हमारे फ्लैश ड्रम में आ जाता है। यहाँ पर फ्लैश ड्रम यहाँ पर आ जाता है, फ्लैश ड्रम से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो ये सब चीजें ना, अगर अमोनिया CO2 H2 यहाँ पर है तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाता है। मतलब एक तरीके से यहाँ सब में क्या हो रहा है, ये प्यूरिफाई हो रहा है, यूरिया यहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा है, चाहे डिस्टिलेशन चार्ज है चाहे फ्लैश ड्रम है, ये दोनों जगह पे क्या प्यूरिफाई हो रहा है। यहाँ से होता हुआ फिर यूरिया जाता है यहाँ पर ये होता हुआ, ये आप देख रहे हो ना, ये वैक्यूम इवेपोरेटर, वैक्यूम इवेपोरेटर पे यहाँ पर जाता है, वैक्यूम इवेपोरेटर, ठीक है। और वैक्यूम इवेपोरेटर से ये जो हमारा मॉल्टन यूरिया है यहाँ पर आ गया फिलिंग टार में। अब क्या होता है, वो फिलिंग टार में फंक्शन ऐसे समझो आप, यहाँ पे जब ये आपका जो यूरिया है, मॉल्टन यूरिया है, यहाँ पर जब आया तो उसको यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, ये स्प्रिंकल हो रहा है। और यहाँ पे नीचे देखो ये एयर है, ये हॉट एयर होती है, हॉट एयर यहाँ से यहाँ ब्लो हो रही है, ठीक है। ऐसे एयर पूरी यहाँ से जा रही है, और इससे क्या होता है कि ये जो आपका यूरिया होता है तुरंत क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। अभी क्या तो वो लिक्विड का फॉर्म में था, तो वो ड्राई हो जाता है, और यहाँ पर ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो ड्रॉपलेट के फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हॉट एयर ये पास करते हैं, और ये यहाँ से जब हॉट एयर पास करते हैं तो ये यहाँ से हमारा जो मॉल्टन यूरिया आ रहा है, मॉल्टन यूरिया आ रहा है, तो क्या होता है हॉट एयर से वो क्या होता है, वो आपके ड्रॉपलेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर ये जब नीचे आता है तो फिर ये
यहाँ पर हमारा कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद फिर जैसे भी पैकेजिंग में जाना होता है ना, पैकेजिंग में चला जाता है। ठीक है, फिर से समझ लेंगे ये क्या था, हमारा लिक्विड अमोनिया है, ये CO2 कंप्रेसर है, ये कहाँ से CO2 हमें मिल रही थी, वही अमोनिया के एज बाय प्रोडक्ट में CO2 मिल रही थी, वही है। और ये कंबाइन होकर के दोनों चले गए यूरिया सिंथेसिस 4 में। यूरिया सिंथेसिस होगी मगर ये आपका लिक्विड स्टेट में फॉर्मेशन होगा यूरिया का, और उसके बाद ये डिस्टिलेशन 4 में चला गया। ये लिक्विड स्टेट में है, इसका डिस्टिलेशन होगा। डिस्टिलेशन से क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी अनवांटेड कंपाउंड्स यहाँ पर जो थे वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये रिमूव होने के बाद ये यहाँ पर आ गए फ्लैश ड्रम में। फ्लैश ड्रम में भी ये इसका यही हो रहा है, यहाँ पर इसका प्यूरिफिकेशन होता है, और फिर ये जितने भी इसमें भी अमोनिया CO2 H2 यहाँ से रिमूव हो गया, हटा दिया यहाँ से। और उसके बाद ये चला गया, किसमें चला गया, वैक्यूम इवापोरेटर पे। ठीक है, वैक्यूम इवापोरेटर से ला करके ये फिर चला गया फिलिंग चार में। फिलिंग चार में वही आपके ड्रॉपलेट्स बननी है। फिलिंग का मतलब मैंने बताया था ना कि क्या होता है, लिक्विड को उससे एकदम फ्रीज कर देना। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड बनेगा और क्योंकि हॉट एयर है यहाँ पर, उससे एकदम स्प्रिंकल हो जाएगा, और जब नीचे आके ठंडा होगा ये आपके ड्रॉप के फॉर्म में मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो अभी इसके बारे में फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले हमारा अमोनिया पंपिंग फर्स्ट पार्ट है। लिक्विड अमोनिया पम्प्ड फ्रॉम द मल्टी स्टेज पंप which maintain the reaction pressure in the vertical stainless steel vessel। ये इसी की यहाँ पर बात हो रही है, इसकी जहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन। अमोनिया प्लांट डायरेक्टली बूस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंप्रेशन सेक्शन as it readily forms at the CO2 section of the ammonia production plant। है ना, ये आराम से हमारा अमोनिया जहाँ पे बन रहा होता है CO2 इजीली वहाँ पे बन जाता है। फिर कहाँ चले आते हैं, यूरिया सिंथेसिस 4 में चले आते हैं। अब देखो यूरिया सिंथेसिस 4 में जब जाते हैं तो ये जो यूरिया सिंथेसिस 4 जो भी मैंने दिखाया था, इसको करोजन से बचाने के लिए इसके अंदर एक ऑक्साइड की फिल्म अंदर लगी होती ताकि वो करोजन से बचा रहे हैं। तो ऑक्साइड की फिल्म लग जाती है और अंदर एक कैटलिस्ट का बेड भी लगा दिया जाता है ना। कैटलिस्ट का बेड मतलब अंदर एक लेयर लगा दी जाती है कैटलिस्ट की, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज लाइंड विद फिल्म ऑफ ऑक्साइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम करोजन। Catalyst bed is placed in the inner side of the autoclave structure and 180 to 200 atmospheric pressure at temperature about 180 to 200 degree centigrade is maintained। इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, है ना। एंड plug flow operation takes place and molten urea is removed from the top of the tar। टॉप ऑफ द टार, यहाँ से टॉप से हमारा जो यूरिया होता है रिमूव कर लिया जाता है। आप लोगों को बच्चों क्लियर हो रही है चीजें? यस मैम। है ना? यस मैम। डायग्राम भी अच्छा है, बड़ा है, सबसे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों जो नोट्स है वो तो मुझे बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के, जो आपने नोट्स मुझे भेजे थे ना, फॉन्ट साइज बहुत ही स्मॉल सा है। आप लोगों ने मेरे से फोटोकॉपी दोनों पेजेस के साथ कराई है ना? यस मैम। ऐसे ही फोटो कॉपी। हाँ, तो वो तो बहुत ही फॉन्ट साइज स्मॉल है, तो मेरे तो मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे ख्याल से स्लाइड अच्छी है, तुम लोगों को समझ में आ रही थी, अच्छी स्लाइड है ये। हाँ स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो खैर यही सेम चीज आपके उसमें भी नोट्स में भी दे रखी है, सेम ही चीज दे रखी है, अलग नहीं दे रखा। मैंने उसको देख लिया था, बस ये कि उसमें बहुत स्मॉल फॉन्ट था, जिससे मैं उसमें पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं आ पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने देखा कि ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ से बोला कि यूरिया जो था यहाँ से टॉप ऑफ द चार से यूरिया को, यहाँ से टॉप ऑफ द चार से यूरिया को रिमूव कर दिया गया, और फिर कहाँ चला गया, डिस्टिलेशन 4 में चला गया। ठीक है, डिस्टिलेशन 4 इन फ्लैश ड्रम।
दिस हाई प्रेशर स्लरी, स्लरी किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लरी? स्लरी किसे कहते हैं? स्लरी मैम मतलब कि लिक्विड जैसे फॉर्म होता है, हाँ, किसी हाँ, जैसे पाउडर को हम मिक्स कर दिए वाटर में तो वो जो लिक्विड फॉर्म बनता है एकदम कंसंट्रेटेड। स्लरी का मतलब तो हिंदी में बोले से घोल टाइप का जैसे बना देते हैं ना, वो होता है स्लरी, पेस्ट, है ना। स्लरी वर्ड अभी आपने आगे भी यहाँ पर भी पढ़ोगे, जब ये पढ़ोगे बायोगैस पढ़ोगे तो बायोगैस में क्या होता था, काऊ डंग का वाटर फुट में डिजोल्व करके स्लरी बना लेते हैं, वो स्लरी। तो वैसे यहाँ पर भी जो यूरिया का जो मिल रहा है हमको स्लरी मिल रहा है, क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा हमको, तो वो स्लरी फॉर्म में, मतलब पेस्ट फॉर्म में, है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट, उसको बोलते स्लरी। दिस हाई प्रेशर स्लरी इज फ्लैश्ड टू 1 atmospheric pressure and distilled to remove excess ammonia and decomposed ammonia carbonate salts are removed and recycled। तो यहाँ पर ये इनको रिमूव भी कर दिया और फिर इसको और इसको रिसाइकलिंग में भी हम लोगों ने भेज दिया। इसको रिसाइकलिंग पंप लगा हुआ ना यहाँ पर, रिसाइकलिंग पंप में इसको भेज दिया। फिर उसके बाद है कार्बन डाई नहीं, ये तो हो गया। फिर हो गया वैक्यूम इवेपोरेटर। द सोल्यूशन इज सेट टू वैक्यूम इवेपोरेटर और कॉन्सेंट्रेटिंग द स्लरी। वैक्यूम इवेपोरेटर का काम यहाँ पर क्या है बच्चों, कि यहाँ से तो ये आया हमारे पास, ये स्लरी के फॉर्म में था ना, तो स्लरी को हमें और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमको सॉलिडिफाई करना है, तो एकदम से सॉलिडिफाई नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम इवेपोरेटर की वजह से, सॉरी, ये वैक्यूम इवेपोरेटर की वजह से ये क्या हो जाएगा, और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, और ये मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि पहले तो एकदम पेस्ट फॉर्म में था, अभी ये मॉल्टन फॉर्म में आ गया, और ये यहाँ पर आ गया फिलिंग जार में। The filling jar में क्या हो रहा है, it is drier, there the molten slurry is passed from top of the tar into a bucket which rotates and sprinkles the slurry and air is passed from the bottom। इसमें जो ऊपर से ये पास करते हैं ना, तो ये लगातार रोटेट भी होता है। स्प्रिंकल तो हो ही रहा था, स्प्रिंकल बताया था मैंने, साथ में क्या होता है, रोटेट हो रहा था। तो रोटेट होने से फिर और नीचे से आपकी क्या हो रही है, ये हॉट एयर यहाँ से ब्लो हो रही है। which rotates and sprinkles the slurry and air is passed from the bottom. All the moisture is removed as a urea form into granules during its journey to the bottom of the tar। है ना। अब क्या होगा, जितना भी इसमें मॉइस्चर था वो सब यूरिया में से रिमूव हो गया, वो ग्रान्यूल्स फॉर्म में चेंज हो गया। जब तक वो नीचे नीचे आएगा ना, जब तक ऊपर से नीचे आएगा, तब तक क्या होगा, ग्रान्यूल्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड दिस ग्रान्यूल्स आर सेंट बाय कन्वेयर टू द बैगिंग सेक्शन। उसके बाद ये आगे सेक्शन में चला जाता है, ठीक है, पैकिंग के लिए आगे चला गया। सबको समझ में आ गया कि कैसे इसकी सिंथेसिस हो रही है, कैसे इसका प्लांट से और क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है गुड यील्ड की। CO2 should be free from oxygen and hydrogen। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होना है तो CO2 में इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। और रेशियो कितना अमोनिया CO2 का मेंटेन होना चाहिए ना, 1:2 का रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। 2:1 का रेशियो है कि 1:2 का रेशियो है? मैम 2:1। हाँ, 2:1 का रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। और अमोनिया की प्री हीटिंग इज एसेंशियल फॉर गुड यील्ड। An average reaction temperature 380 degree Fahrenheit should be controlled and average pressure 2700 psi should be maintained for a good yield of urea। ठीक है, ये इसके कंडीशन है गुड यील्ड के।
अब एप्लीकेशन से आते हैं तो एप्लीकेशन आप एग्रीकल्चर सेक्टर में तो पता ही है। इसके अलावा एनिमल फीड एडिटिव्स में भी ये डाला जाता है। एनिमल्स के फीड जो उनको खाना दिया जाता है ना, उसमें के एडिटिव्स में डालते हैं। और इसके नाइट्रोजन बहुत हाई इसमें परसेंटेज में होता है यूरिया में, तो इसलिए बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ के लिए, टू प्रमोट ग्रीन लीफी ग्रोथ and make the plant look lush, fresh, and it is necessary for the photosynthesis of plant and help to develop stem and leaf the primary stages of the plant. तो वही नाइट्रोजन यहाँ पर है इसके पास, इस वजह से सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। और अब आते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है? सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूज इसलिए भी होता है क्योंकि हमने मैंने बताया कि बहुत ही कॉस्ट इसकी लो होती है ना। द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरिया रिलेटिवली लो। रीजन क्या है? CO2 बन रहा है तो वहां से बाय प्रोडक्ट से बन रहा होता है, तो हमें इजीली मिल जाता है, तो हमें कुछ करना नहीं है, अलग से प्लांट नहीं लगाना है कि हम CO2 का अलग से प्लांट लगाएं। highest nitrogen content than other available nitrogen fertilizers in the market। आपने देखा ये 46% इसमें नाइट्रोजन होता है, बाकी सब में तो बहुत ही कम नाइट्रोजन होता है ना, इसलिए इसके एडवांटेज है। और हर तरीके की क्रॉप्स इन सॉइल में यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें लिखा है इट हैज नो हार्म टू द सॉइल। इस बात को मैं नहीं मानती हूँ कि सॉइल को हार्म नहीं करता है। यूरिया का बहुत एक्सेसिव यूज, इसीलिए अब ये हो रहा है कि भाई ना यूज करें लोग, उससे आपकी जो सॉइल है, आपकी जो फील्ड है वो बैरन होती चली आ रही है। तो ये चीज तो नहीं है कि भाई इट हैज नो हार्म, हार्म तो है खैर। अब ये आता है कि इजी टू स्टोर एंड डज नॉट पोज एज अ फायर रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इजीली स्टोर कर सकते हैं, बट ये कि स्टोर करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज ये मॉइस्चर कंटेंट को ले लेता है। यूरिया मैन्युफैक्चर रिलीज फ्यू पॉल्यूटेंट्स टू द एनवायरमेंट। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा, पॉल्यूटेंट्स तो निकलेंगे मगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा इन कंपैरिजन टू अदर फर्टिलाइजर्स। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आ रहे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो है ही खैर इसमें, क्योंकि मैंने बताया हाइड्रोस्कोपिक होता है तो उसकी पैकेजिंग जो होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए। और जैसे कि और सॉलिड, मैंने और एक चीज बताई कि हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो अमोनिया उससे रिलीज हो जाती है, अमोनिया स्केप ऑफ हो जाती है, एनवायरमेंट में चली जाती है। तो हाइड्रोलिसिस की नहीं होनी चाहिए जल्दी से। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो हाइड्रोलिसिस इसकी हो जाती है। तो नॉट एज स्टेबल एज अदर सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ना, डिकम्पोज इवन एट रूम टेम्परेचर दैट रिजल्ट इन सीरियस लॉस। अब डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर हमारा तो नुकसान हो ही जाएगा, है ना। If urea contains impurities more than 2%, it cannot be used as a fertilizer since the impurities are toxic। तो ये देखो मेन चीज है, impurities अगर 2% से ज्यादा है तो वो टॉक्सिक है, उसको नहीं यूज करना चाहिए। मगर यहाँ पर जो फार्मर्स हैं हमारे ना, वो इतने ज्यादा लिटरेट तो होते नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे हमें सस्ते में मिल गया, हम यूज कर रहे हैं, मगर वो आपकी सॉइल को धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब करती चली आती है। इसीलिए पहले क्या करते थे, अगर आपको पढ़ा हो आपने, थोड़ा आपको जानकारी हो कि क्या करते थे पहले के फार्मर्स की, अगर एक आपने क्रॉप लगाई उसके बाद एक ये जो लेग्यूमिनेसी वाले जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी मतलब ये जो मटर वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, बीन्स है, मटर है, इनकी फार्मिंग करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो लेग्यूमिनेसी वाले जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, इनके नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं, इससे क्या होता था कि आपकी सॉइल में नाइट्रोजन अच्छे से आ जाती थी। अगर अभी आप क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार आप जब सॉइल से आप क्रॉप लेते जा रहे हैं, आप कोई रोटेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी सॉइल खराब हो जाएगी। फिर आप यूरिया यूज करते रहिए। यूरिया यूज करते करते अगर आप कभी किसी विलेज में चाहिए देखिए, तो वहाँ की जो सॉइल आपको व्हाइट कलर की दिखती है। मतलब उसमें जो एक अच्छी जो सॉइल होती है ना, जिसमें अच्छी खाद है, अच्छे मिनरल्स हैं, तो आपकी डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है। अभी ये करते 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 एकदम ये
सफेद सफेद रंग के वो, क्योंकि इतना यूरिया यूज करते हैं और फिर आपका कोई रोटेशन नहीं है क्रॉप का कि आप इसके बाद लेग्यूमिनेसी वाले प्लांट्स लगाएं। तो ये इसलिए इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो उनके अंदर लिटरेसी नहीं है। अगर यही काम कोई लिटरेट वाले पर्सन अगर फार्मिंग पे उतरे तो बहुत अच्छी फार्मिंग, बेटर फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज ऑफ यूरिया हो गया। तो जितना भी इसमें मैंने आपको बताया यही सारे पॉइंट जितने भी आपके नोट्स पे थे ना, जो आपने मुझे दिए थे, उसमें सारे ये पॉइंट्स ये हैं जितना भी मैंने इसे बता दिया इसमें। ठीक है, के बाद इसमें कुछ एक पॉइंट्स इसमें आपके भी थे कि जो सिंथेसिस होती है, अमोनिया तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, CO2 क्या है गैस फॉर्म में होती है। तो ये क्या है, हेट्रोजेनस प्रोसेस है ना। द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज अ गैस लिक्विड हेट्रोजेनस प्रोसेस occurring in kinetically controlled region। तो ये आप बात समझिए, क्योंकि हेट्रोजेनस हो रहा है तो इसलिए आपको बहुत ही kinetically कंट्रोल जगह पर आपको ये करना पड़ेगा, है ना। और इसलिए क्या प्रोसेस काफी स्लो होती है। ठीक है, और ये बाकी तो मैंने सारा ही आपका कवर कर दिया जितना भी आपका नोट था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों कौन सा स्टार्ट होना है, एक ख्याल से फॉस्फोरिक एसिड स्टार्ट होना है यस मैम। है ना। तो ये अच्छा, जो मुझे नोट आपने दिए पेज नंबर 783 के बाद इसे 790 आ गया है, बीच के पेजेस नहीं है क्या? मैम वो शायद कोर्स में नहीं होगा तो सर ने वो दिए ही नहीं है। अच्छा मैम नहीं है। हाँ, तो 783 के बाद 90 आ रहा, तो वही मैं देख रही थी कि इसमें से फॉस्फोरिक एसिड ही आ जाता है सीधे सीधे, है ना। तो बात मतलब फॉस्फेट वाले फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो फॉस्फोरिक एसिड बाय वेट प्रोसेस, इसकी भी मैं स्लाइड दिखा दूंगी तो आपको स्लाइड से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये नोट्स में आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन डाउनलोड दिस स्लाइड शेयर फ्रॉम द नेट ऑल्सो, है ना। ये नेट में अवेलेबल है, ये वाली स्लाइड आप देख सकते हैं। अगर लिंक चाहो तो मैं लिंक भेज दूंगी आपको। ठीक है, यस Okay, मैम, ma'am. शेयर कर दीजिएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉस्फोरस कंटेनिंग वाला। मतलब अच्छा, आज किसकी चांस थी अपना प्रेजेंटेशन देने की? ये यूरिया फर्टिलाइजर तो हमारा खत्म हो गया, इसके बाद फॉस्फोरस कंटेनिंग स्टार्ट करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड वाला। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आज कोई प्रेजेंटेशन देना चाहे तो दे दे। राज कटियार का हो गया था, है ना, और आकांक्षा का थोड़ा सा रह गया था उस दिन। और आज किसकी चांस थी? हाँ बोलो। मैम मेरी थी पर मुझे लगा आप कर लेंगी। नहीं, कल क्यों लूंगी, आज है तो आज दो अपना। हम कर प्रिपेयर नहीं लेंगे, है? प्रिपेयर नहीं किया अभी। अच्छा, करिश्मा प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, और कौन मैम हम प्रिपेयर है? मैम हम कंटिन्यू कर दें? हाँ कंटिन्यू कर दो, शॉर्ट करना बेटा, है ना। अभी वी हैव ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट, ओके शॉर्ट कर मैम। दो। ओके मैम जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके। ये आपके फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से होते हैं फर्टिलाइजर्स? कुछ पढ़ा है, जानते हैं फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं? ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है ना, और आपका फॉस्फोरिक एसिड है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है ना, NPK कंपाउंड फर्टिलाइजर है। ये सब आपके फॉस्फेट फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं।
मैम स्टार्ट करें? हाँ हाँ, तुम इसको स्टार्ट कर दो। क्या हुआ? The ecosystem have two important basic function, which are mineral cycling and energy flow. The mineral cycling is done by the different ways like a carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, which we did first. And energy flow happens through food chain and food web. Food chain, the one animal eats other and other is eaten by another. So this way energy is transferred from one animal to another animal. The, the graphical representation of ecological parameters at different tropical level is called pyramids. These pyramids are first by Charleston Elton. There are three types of pyramids: pyramids of number, pyramids of energy, and pyramids of biomass. These are represented like this. Then we come to productivity of the ecosystem. Productivity is of two types: primary productivity and secondary productivity. Primary If you productivity. if you have the laptop, then लैपटॉप से प्रेजेंट करो तो ज्यादा अच्छा विजिबल होगा ना, मोबाइल से विजिबल नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी कंटिन्यू कर दो। हाँ ओके मैम। Primary productivity is the biomass amount which is produced by photosynthesis by autotrophs. The primary productivity of the net primary productivity is 170 billion tons of organic matter productivity, in from which ocean productivity is only 55 billion tons. In per unit area, maximum productivity found in tropical rainforest. The abiotic component of ecosystem include uh, light temperatures, sunlight, heat, etc. These are the parameters which affect the life forms on the earth. Light is actually necessary as the solar radiation is the only source of energy in earth, and with the variation of light in different ecosystem, the life forms are also of different types. There are different types of flora and fauna found in different types of ecosystem according to variations in light, or which we call as different range of wavelength of light. Temperature is another abiotic factor. Abiotic factor. Birds and mammals attain greater body size in colder region, whereas lesser in warm region. Heat loss or heat gain is a function of surface area. Thus, small animals have a larger surface area relative to their volume. They tend to lose body heat very fast, whereas in cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. Thus, small animals are rarely found in polar regions. So, temperature is another factor which type of animals is found in which regions, and according to regions, the animals have different type of mechanism to control their body heat. Soil is another factor. Soil is made up of multitude of physical, chemical, and biological entities with many interactions occurring among them.
Soil is a variable mixture of broken and withered minerals and decaying organic matter. Plants need soil for them to grow, and they are the main in component where uh, detritus food chain occurs. Water is very necessary for our body, and we are majorly made up of water, and water so the role of water in an ecosystem is manifold, like air, There is a sunlight, food. your mobile is not displaying, no? आपके मोबाइल में डिस्प्ले नहीं हो रहा, आई थिंक सो, एकदम ब्लैक हो रहा है. मैम एक बार फिर देखिएगा, अब हो रहा है? ना ना, अभी भी नहीं हो रहा, ब्लैक है. मैम अब हाँ, अब हो रहा है. like air, sunlight, and food. Without water, there would be no life forms, and for any metabolical activity to take place, water is a medium which is necessary inside human life form. Topography includes the physical features of the earth like altitude, slope, exposure, mountain, valley, plant. It affects distribution of organism by influencing climatic factors. Another important role of ecosystem is biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle is a pathway by which chemical substance is turned over or moved through the biotic sphere and the abiotic component of earth. There are two types of biogeochemical cycles found in ecosystem. One is gaseous cycle, second one is sedimentary cycle. In gaseous cycle, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen are included, which are found in gaseous form, whereas in sedimentary cycle, the elements which are found in solid form are included, like phosphorus, sulfur, and calcium. In car in carbon cycle, the biogeochemical cycle by which carbon is exchanged among the biosphere, pedosphere, geosphere, hydrosphere, and atmosphere of the earth. Carbon is the main component of biological compounds as well as a major component of many minerals such as limestone. Carbon cycle, you can see in the diagram how the have been taken place. From the atmosphere, the carbon is taken by the plants through photosynthesis, and from plants, the carbon is transferred in the form of starch, in the form of food to organisms, and the organisms exhale carbon in the form of carbon dioxide. And another way which carbon is added in the atmosphere is fossil fuel, cement, and land use changes. With the decaying of organisms or plants, the carbon returns from their skeleton to soil. Similarly, the process happens in oceans where the carbon is taken by phytoplankton in the to do photosynthesis, and the same cycle occurs in ocean too. Another cycle is of biogeochemical cycle is nitrogen cycle. Atmosphere is the only and major source of nitrogen. 78% of nitrogen is present in atmospheric air. The conversion of nitrogen can be carried out through biological and physical process both. Important processes in the nitrogen cycle include fixation, ammonification, nitrification, and denitrification. From air, atmospheric nitrogen is taken by nitrogen fixing
bacteria in legume roots, and then they passed into the plant body where the herbivore eats on the plants, and the nitrogen transfers through herbivores, and then the herbivore die. The nitrogen passes through decomposers. The nitrogen fixing soil bacteria are also present in soil, which transfer the atmospheric nitrogen into ammonium molecules, and nitrifying bacteria converts this ammonium molecules into nitrites, and nitrites are further changed into nitrates, which through assimilation by the plants, and the cycle continues. Another sedimentary cycle is phosphorus cycle, which is quite important. Phosphate may move quickly through plants and animals. However, the process that moves them through the soil or ocean are very slow, making the phosphorus cycle overall one of the slowest biogeochemical cycles. The global phosphorus cycle includes four major processes: tectonic uplift and exposure of phosphorus-bearing rocks, such as apatite to surface withering, physical erosion, and chemical and biological withering of phosphorus-bearing rocks to provide dissolved and particulate phosphorus to soils, lakes, and rivers. Third processes riverine and subsurface transportation of phosphorus to various lakes and runoff to the ocean, sedimentation of particulate phosphorus, and eventually burial in marine sediments. Yes. Yes. What happened, Akanksha? Yes, ma'am? What happened? हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी तो चल रहा है Ma'am, ना अभी आपका? biogeochemical cycle तक ही था. It's complete now. कंप्लीट. ओके, चलो, गुड, बहुत अच्छा. नाउ बेटा टेल मी व्हाट इज द कार्बन sequestration? You have mentioned Ma'am, the carbon sequestration. Ma'am, sequestration. Yes. What is carbon sequestration? आपने मेंशन भी किया अपने स्लाइड में ना. देखो मेंशन किया है कि नहीं, अपनी स्लाइड पर मेंशन भी किया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. So what is this? Ma'am, the source of carbon in the form of rocks. No, I think you have mentioned. No, Yes, ma'am. show your slide. Show your slide in which you have mentioned the carbon sequestration. Wait, ma'am. Ma'am, this is the line. Yeah. What is the meaning of this? क्या होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? और what are the main major carbon sinks? I think there are some major carbon sinks. Now, what is the meaning of carbon sinks and what is the meaning of carbon sequestration? मैम कार्बन सिंक तो वो होगा ना जहाँ से मेजर कार्बन का सोर्स प्रोवाइड हो रहा है. प्रोवाइड हो रहा है. सिंक का मतलब क्या होगा? जो एब्जॉर्ब करता है ना. नेचुरल कार्बन सिंक्स कौन है? प्लांट्स हैं, ओशन है, सॉइल है. प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, तो वो नेचुरल सिंक है. प्लांट इज अ नेचुरल सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. एंड बिकॉज इट यूज carbon dioxide in photosynthesis, and कुछ कार्बन क्या होता है? some carbon is transferred to soil as plant die and decompose,
Ocean, it is a major carbon storage sink. So what is carbon sequestration? Carbon sequestration is the process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. Okay, ma'am. Yeah, capturing and storing atmospheric carbon dioxide. तो अब ये इसमें कौन कौन से सिंक्स आते हैं ये आपको मैंने बताया. Yes, ma'am. Right. Atmosphere. स्लाइड जब भी कोई देखो वही बात मैं बोलती हूँ इसलिए आपको सिखा रही चीजें कि अभी कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हो तो स्लाइड में वही चीजें मेंशन करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आती हो. अगर आपको जरा भी डाउट है वो चीजें मत मेंशन करो. और तो हाईलाइट कर रही हो रेड कलर से अपना हाईलाइट करा है ना. Okay, ma'am. नहीं बता पाओगे तो गलत बात हो जाएगी. अच्छा एक जगह तुमने और एक चीज मेंशन करी थी. हाँ टोपोग्राफी करी थी ना. Yes, ma'am. Topography. What is the meaning of topography? Ma'am, the altitude and attitude combines to form topography. टोपोग्राफिकल का मतलब क्या होता है? मैम एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड नहीं होता? एल्टीट्यूड लैटिट्यूड होता है ना. और आप क्या क्या टाइप्स बताएंगे इसके? टोपोग्राफी के कुछ टाइप्स होते हैं. टोपोग्राफी कुछ टाइप्स होते हैं. इसको भी आपने हाईलाइट किया था इसलिए मैंने पूछा. जो चीज आपने बहुत हाईलाइटेड थी इसीलिए मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड दिस. इसमें आपके टोपोग्राफी में अगर आप मेजर पॉइंट्स इसमें देखेंगे तो इसमें आपका जितना भी वेजिटेशन होता है ना ग्लेशियर्स है माउंटेन है ये सभी आएगा आपका टोपोग्राफी में है ना. टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी टोपोग्राफी इवन आप सिर्फ इकोलॉजी पे ना यूज करते नॉर्मल अगर लैंग्वेज में यूज करते तो क्या कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई आपने देखा हुआ अक्सर ये आर्किटेक्ट होते हैं या ये जो होते हैं इंटीरियर डिजाइनर ये भी टोपोग्राफी वर्ड का बहुत यूज करते हैं. यस मैम. तो इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर लोकेलिटी ना कहीं किसी को कोई लोकेलिटी हो तो अगर हम लोग टोपोग्राफी की बात इकोलॉजी में करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर का वेजिटेशन है ग्लेशियर है माउंटेन है ये सब इसमें आ जाता है. ओके मैम. चलो गुड वेरी गुड आकांक्षा योर स्लाइड्स वर वेरी नाइस और आपने मेहनत करी अच्छी बात है. और अच्छे से नेक्स्ट टाइम से ये कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ज्यादा पुटअप ना करे इसके लिए कि आपको स्लाइड में जितना भी आपने पढ़ा है उतना ही डालेंगे. ठीक है चलो ओके मैम आगे से ध्यान रखेंगे. वेरी गुड. थैंक यू मैम. टर्न किसकी होगी? नेक्स्ट टर्न किसकी होगी आकांक्षा के बाद? करिश्मा की है. यस मैम. ओके करिश्मा टुमारो विल बी योर चांस. ओके यस मैम. ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे. अच्छा कल उसके बाद हम लोग कौन सा फर्टिलाइजर हमें पढ़ना है? मैम फॉस्फोरस. सिंगल फॉर फॉस्फोरस. सिंगल फॉस्फोरस पढ़ना है. ठीक. ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे. थैंक यू मैम.